हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हम अपनी वीडियो लेके आए वो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको व्यावसायिक नियमित ढांचा, ठीक है, यानी कि जो आपका बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क की जो आपकी बुक है उसी के सभी हम आपको बहुविकल्प कराने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक के सभी एमसीक्यू इसी वीडियो में मिल जाएंगे, जो कि आपको पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि हमारी और वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। देखिए, आपको अपने पेपर का पैटर्न तो पता ही होगा, ठीक है। आपके पहले 5 से 10 एमसीक्यू आएंगे, फिर आपके वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको जो एमसीक्यू आते हैं उसमें आपको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 5 से 10 नंबर अच्छे से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त मिलेगी। तो हम जल्दी से इन्हें देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चैप्टर जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा ठहराव अनुबंध का, यानी कि जो आपके बीआरएफ का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 लागू होता है। तो ये होता है जम्मू एवं कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है अनुबंध की परिभाषा से संबंधित धारा है, तो ये हमारी है 2H। फिर अनुबंध के लिए अधिकतम पक्षकार हो सकते हैं कितने? ऑप्शन में हमारे यहाँ 4, 2 या 8, तो ये कितने भी हो सकते हैं। बिना प्रतिफल के अनुबंध होता है व्यर्थ। फिर ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये है कि वह ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है, ये वाला सही है। वह व्यर्थ या शून्य अनुबंध वह है जो किसी भी स्थिति में परिवर्तनीय ना हो, ठीक है। फिर व्यर्थहीन अनुबंध वह है जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय हो, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। फिर हमारा सेकंड चैप्टर जो है अनुबंध करने के योग्य पक्षकार, इसमें हमारे एमसीक्यू बनते हैं कि अनुबंध करने की क्षमता से संबंधित धारा है 11, ठीक है। फिर है स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति से संबंधित धारा कौन सी है? 12, याद रखना। फिर ये कह रहा है कि अवयस्क के साथ किया गया ठहराव होता है व्यर्थ। निम्नलिखित में से कौन से व्यर्थ अस्वस्थ मस्तिष्क की श्रेणी में नहीं आते? तो आते हैं विदेशी शत्रु, ठीक है। फिर निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति संवेदना करने की क्षमता नहीं रखता? अवयस्क या मानसिक रूप से अव्यक्त व्यक्ति, अधिनियम के अयोग्य व्यक्ति, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर हमारा आता है थर्ड चैप्टर स्वतंत्र सहमति, ठीक है। इसमें है कि स्वतंत्र सहमति न होने पर अनुबंध होता है व्यर्थहीन। फिर स्वतंत्र सहमति न होने पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है, तो यह पीड़ित पक्षकार के द्वारा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मिथ्या वर्णन होता है अज्ञानवश, ठीक है। इसी की देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे दिए हुए हैं कि जब सहमति बल परिवर्तनीय उत्पीड़न अनुचित प्रभाव, ठीक है, कपट या असत्य कथन द्वारा प्राप्त की गई हो तो अनुबंध क्या है? तो है व्यर्थहीन। फिर कह रहा है कि आत्महत्या की धमकी देकर प्राप्त की गई सहमति किससे प्रभावित होती है? तो ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, इसे सही कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये होगा हमारा बल परिवर्तनीय, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है उसे नेक्स्ट चैप्टर की नियोजित प्रतिफल तथा उद्देश्य। इसमें हमारे एमसीक्यू बनते हैं कि प्रतिफल हो सकता है, क्या हो सकता है? केवल भूतकालीन, ठीक है, यानी ओनली पास्ट के लिए, या ओनली प्रेजेंट के लिए, और या ओनली फ्यूचर के लिए। तो ये हो सकता है किसी के लिए भी, इनके उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है। तो प्रतिफल लोक नीति के विरुद्ध होने पर ठहराव होता है व्यर्थ, ठीक है। फिर है कि उद्देश्य या प्रतिफल अवैध होने पर समझौता होता है शून्य या व्यर्थ। फिर है कि विवाह में रुकावट डालने का ठहराव होता है व्यर्थ, ठीक है, ये सब होते हैं व्यर्थ। फिर चैप्टर आता है स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। इसमें हमारे जो एमसीक्यू बनते हैं वैध की अवयस्क से विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव वैध, ठीक है। बीमा का ठहराव वैध। सत्य का ठहराव होता है वैध, ठीक है। फिर हमारा बाजी का ठहराव भी व्यर्थ, ठीक है। फिर है संयोगिक अनुबंध, जिसमें कह रहा है कि संवेदना जब भविष्य में किसी घटना से घटित होने अथवा न होने पर निर्भर करता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? संयोगिता, संवेदना, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अनिश्चित घटनाओं पर आधारित संयोगिक अनुबंध होता है वैध।
असंभव घटनाओं पर आधारित संयोगी अनुबंध क्या होता है? व्यर्थ। ठीक है, व्यर्थ। ये है कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें कह रहा है कि पड़ा हुआ माल पाने वाला व्यक्ति क्या होता है? अपने वियोग के लिए बात प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कहना है हमारा कि पड़ा वो माल पाने वाला उसे बेच सकता है यदि माल खराब होने वाला हो। ठीक है, अवयस्क की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है अवयस्क की संपत्ति। यहाँ पे कह रहा है वो कि अर्ध अनुबंध निर्मित होता है परिस्थिति द्वारा। ठीक है, फिर क्या हानि रक्षा तथा प्रतिभूति अनुबंध वाला चैप्टर जो है उसमें से हमारे MCQ बनते हैं कि कौन सी धारा क्षतिपूर्ति अनुबंध को परिभाषित करती है? तो ये हमेशा धारा करती है धारा 125। ठीक है, फिर कह रहे कि कौन सी धारा गारंटी अनुबंध को परिभाषित करती है? धारा 124 में धाराएं हैं जो उनसे आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी धारा किसको परिभाषित करती है। तो फिर वो कह रहा है कि प्रत्याभूति संवेद्य में एक पक्ष किसी अन्य पक्ष के दायित्व के भुगतान का वचन देता है तो ऐसे पक्षकार को कहते हैं प्रतिभू। ठीक है, फिर प्रतिभू अपने दायित्वों से कब मुक्त होता है? तो ये होता है प्रतिभू द्वारा खंडन की सूचना देने पर, लेनदार द्वारा ऋण को मुक्त करने पर या मूल शर्तों में परिवर्तन होने के उपयुक्त सभी पर। यह निक्षेप तथा गिरवी के अनुबंध वाला चैप्टर जो हमने पढ़ाया था उसमें है कि जब विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्देश के आधार पर वापसी की शर्तें लगाकर वस्तु की सुदुपयोगी को कहते हैं निक्षेप। निम्नलिखित में से बंधक किस संपत्ति का किया जाता है? तो अचल संपत्ति का। निम्नलिखित में से किस संपत्ति का स्वामित्व के निक्षेप किया जा सकता है? चल संपत्ति। अ अपनी कार ब को बिना किसी किराए के लिए प्रयोग के लिए दे दी, इसे क्या कहेंगे? निःशुल्क निक्षेप। फिर है कि निम्नलिखित में किस व्यक्ति का सामान्य ग्रहणाधिकार प्राप्त नहीं होता है? तो खोई गई वस्तु को पाने वाला। ठीक है, ऋण में भुगतान की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सुपुर्द किए गए माल को हम क्या कहेंगे? जैसे कहेंगे गिरवी। ठीक है, जिसने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़े होंगे उन्हें अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो ऋण की अचल संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर जब ऋण लिया जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे? बंधक। ठीक है, हमने ये चैप्टर अपनी वीडियो में कवर करा चुके हैं। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं ये देखे हैं तो हमारी चैनल पर जाकर आप सभी चैप्टर देख सकते हैं, जिनसे आपको उन्हें पढ़ने के बाद ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आप कवर कर लेंगे। तो फिर हमारा है कि एजेंसी के अनुबंध में कह रहा है कि तृतीय पक्षकार में संवेदना करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एजेंट। निम्नलिखित में किसी सामान्य ग्रहणाधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो होता है किससे नहीं होता है हमारे पे? नीलामुकर्ता। निम्नलिखित में से एजेंट में कौन सा अधिकार नहीं होता? तो गुप्त लाभ अर्जित करने के अधिकार से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे है कि मूल एजेंट द्वारा यदि कोई व्यक्ति प्रधान के नियंत्रण में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्थापना एजेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में पढ़ेंगे कि वस्तु विक्रय अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये तो हुआ चैप्टर से पता लगता है कि 1930 में। क्रय विक्रय समझौता माल का हस्तांतरण भविष्य में होता है। ठीक है, कब एक शर्त का आश्वासन मान लिया जाता है? जब वो उपयुक्त संविधान के सभी तरीकों से होती है। ठीक है, फिर कि व्यक्तव्य जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है अगर गलत होता है तो क्रेता अनुबंध ठीक है समाप्त करने का अधिकार देता है। तो विधिक कानून रूप में उसे क्या कहेंगे? शर्त। ठीक है, व्यक्तव्य वे जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक है गलत होता है तो क्रेता को हानि पूर्ति की मांग का आधार होता है। ठीक है, उसे विधि कानून के रूप में क्या करेंगे हम? आश्वासन। ठीक है, किसी को आश्वासन देना। फिर क्रेता सावधानी के नियम क्रेता के उद्देश्य के लिए। ठीक है, व्यापारिक योग्यता के संबंधी गुणवत्ता नमूने के विक्रय होने पर नमूने संबंधी शर्तें उपयुक्त शर्तें। जब क्रेता को माल का सर्वत्र हस्तांतरित हो जाए तो अदत्त विक्रेता को माल के विरुद्ध क्या अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो कौन से हैं वो? कि वो माल का ग्रहण अधिकार हो जाता है, मार्ग में माल रोकने का अधिकार से प्राप्त होता है। ठीक है, पूर्ण विक्रय का अधिकार होता है, उपयुक्त सभी अधिकार से प्राप्त होते हैं। फिर अनुबंध भंग होने पर अदत्त
विक्रेता को क्रेता के विरुद्ध क्या अधिकार होते हैं? तो उसे मृत्यु के लिए वाद होता है, मूल्य के लिए वाद होता है, अधिकार प्राप्त, ब्याज के लिए वाद, ठीक है, माल स्वीकार न करने के लिए हर जाने का भी अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, उपयुक्त सभी। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ये है पर का लास्ट चैप्टर, ठीक है, जिसमें आपको एमसीक्यू जो तैयार करने हैं वो है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ 20 जुलाई 2020 में, ठीक है, लागू हुआ था ये। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत शिकायत कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित हुआ था 2019 में, ठीक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 36। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यालय होता है 3 वर्ष का, ठीक है। तो यहीं पे आपके एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। इसमें हमने आपको आपके सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू बता दिए। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनमें से आपको जब आप उनको तैयार कर लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपने अगर BRF के चैप्टर्स नहीं पढ़े अभी तक तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।